हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड हैव क्लासेस में। मैं विपिन सिंह, आपका भौतिक विज्ञान टीचर, एक बार फिर से आपके सामने। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था किरण प्रकाश एवं प्रकाशिक यंत्र। ये लेक्चर नंबर 5 है। 4 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर के। लास्ट लेक्चर में हमने आपको प्रकाश का अपवर्तन और उसके साथ साथ हमने अपवर्तनांक के बारे में भी आपको बताया। लेकिन अपवर्तनांक अभी हमने कंप्लीट नहीं पढ़ा हुआ है। अपवर्तनांक के जो प्रकार हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बोलते हैं, वो हमें सीखना बाकी है। तो उसी की हम बात करेंगे। उसके आगे कौन कौन से टॉपिक हैं उसकी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो पहली चीज़ तो अपवर्तनांक के बारे में हमें और जानना है। अपवर्तनांक और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। अपवर्तनांक को मैंने आपको कहा था म्यू या फिर एन से निरूपित कर सकते हैं, स्मॉल एन या फिर म्यू से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, जिसको जैसी मर्जी है या आपके बुक में जिस प्रकार से निरूपित किया गया है वैसा आप चिन्ह यूज़ कर सकते हैं। मेरी आदत म्यू वाली है तो मैं म्यू इस्तेमाल ही किया करता हूँ। अगर आपको पसंद है म्यू तो म्यू इस्तेमाल करिए, अदरवाइज आप एन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल एन इस्तेमाल करना बेटा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हम आपको एक दिखाएंगे प्रकाश की किरण किस प्रकार से, जो हमने पढ़ रखा है कि अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, फिर दूसरे से फिर अगर तीसरे माध्यम में जाती है, तो किस प्रकार प्रकाश की जो किरण है उसमें पार्श्विक विस्थापन देखने को मिलता है, लेटरल शिफ्ट देखने को जो मिलता है वो हम देखेंगे। तो लेटरल शिफ्ट एक तरह देखेंगे, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, तो पार्श्विक विस्थापन क्या है और किस तरह से हम देखेंगे इसको, ये भी समझेंगे। और तीसरा पॉइंट है बेटा, यहां पर तीसरा पॉइंट है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, कवर करने हैं इस लेक्चर में। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रीकैप, थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, माफ करिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। तो हमने प्रकाश का अपवर्तन जाना था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ओके, प्रकाश का अपवर्तन हमने सीखा लास्ट लेक्चर में। ओके, अब लास्ट लेक्चर में जो प्रकाश का अपवर्तन हमने सीखा, इसमें मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम के बारे में आपको क्लियरली बता चुका हूं कि माध्यम का मतलब है क्या यहाँ पर, है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको माध्यम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि माध्यम क्या है, माध्यम आप समझ चुके हैं। तो लेट्स से कि प्रकाश आ रही है, प्रकाश इस पॉइंट पर आती है, ये एक अलग माध्यम, ये दूसरा माध्यम है। इसका अपवर्तनांक अगर मैं मान लूँ कि μ1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रही है जिसका माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। तो जब प्रकाश जाएगी तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर अभिलंब डाल लेते हैं। तो यहाँ 2 केस बनते हैं बेटा, सिंपल सी बात है, थोड़ा अभिलंब सीधा डालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 केस आपको देखने को मिलते हैं। वो केस कौन कौन से हैं, ये हो गया अभिलंब। अब प्रकाश किस प्रकार से मुड़ेगी अपने रास्ते से और अपने रास्ते पे कब चलेगी, ये डिपेंड करता है माध्यम के अपवर्तनांक पे, या माध्यम किस नेचर का है, किस प्रकार का है प्रकाश के लिए। ठीक है, अब देखो प्रकाश का पहला जो रास्ता है जिस पर वो चली आ रही है, थोड़ा सा इसको और सीधा बना लेते हैं, थोड़ा तिरछा है लाइन, है ना, बिल्कुल। लेट्स से कि ये सीधा है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण आपको देखेंगे तो इस प्रकार से जाती हुई दिख रही है। ये प्रारंभिक रास्ता है। अगर प्रकाश को इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है, प्रकाश अगर अपने मार्ग से विचलित ना हो, तो फिर माध्यम किस प्रकार से होने चाहिए, माध्यम होना चाहिए फिर बेटा कि μ1 अगर बराबर हो μ2 के, तो प्रकाश अपने रास्ते पे ही चलती रहेगी, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर μ1 बड़ा हो जाए, μ2 छोटा हो जाए तो क्या होगा, या फिर μ2 बड़ा हो जाए, μ1 छोटा हो जाए तो क्या होगा। तो 2 कंडीशन है इसके अलावा। ठीक है, अगर μ1 बड़ा हो μ2 से तो क्या चीजें देखने को मिलेगी, और μ2 बड़ा हो μ1 से तो क्या देखने को मिलेगा। तो अगर प्रकाश अपने रास्ते से इस प्रकार से निकल रही है, ठीक है, ऐसे चलेगी मान लो,
तो इसका मतलब निकल के आ रहा है बेटा, जब प्रकाश अपने अगर देखो तो अभिलंब से दूर हट रही है, पहले वाले रास्ते पे नहीं गई है, अभिलंब से दूर की तरफ हटी है, ठीक है, अभिलंब से दूर की तरफ भागी है। तो इसका मतलब क्या है कि μ2 जो है वो छोटा है और μ1 बड़ा है, अर्थात μ1 इज ग्रेटर देन है μ2 के, अर्थात प्रकाश सघन से विरल में आई है। अगर प्रकाश सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। क्लियर है? अब कितना दूर भागेगी ये पदार्थ के अपवर्तनांक, माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है कि μ2 का मान μ1 के रेस्पेक्ट में कितना अधिक है या कितना कम है, उस पर निर्भर करेगी, कितना दूर जाएगी या कितना पास आएगी। ठीक है, मतलब कोण जो डिसाइड होगा वो निर्भर करेगा इस चीज पर कि माध्यम का अपवर्तनांक कितना है। ठीक, अच्छा, अगर प्रकाश यहां नहीं जाके इस तरफ आ रही है, मतलब अभिलंब की तरफ मुड़ जा रही है, तो इसका क्या मतलब है? अगर अभिलंब की तरफ मुड़ रही है तो इसका मतलब अब प्रकाश विरल से सघन में आई है, अर्थात μ2 इज ग्रेटर देन μ1 होगा। तो तीन स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं, तीन तरह से प्रकाश का आपको देख सकते हैं बिहेवियर देखने को मिल सकता है जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाएगी तो। या तो प्रकाश अपने रास्ते पे ही चलती रहे, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन की घटना हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि दोनों माध्यम समान है, अर्थात μ1 बराबर μ2 है, मतलब सेम माध्यम है, माध्यम अलग अलग है ही नहीं। ठीक है, और अगर प्रकाश अभिलंब से दूर हट रही है, अर्थात प्रकाश सघन से विरल में आई है, अर्थात जिस माध्यम में प्रकाश अभी आई है वो माध्यम का अपवर्तनांक कम है पहले वाले माध्यम में जहां पर प्रकाश चल रही थी उसके सापेक्ष। ठीक है, अगर प्रकाश आने के बाद मुड़ जा रही है, अभिलंब की तरफ झुक रही है, इसका मतलब क्या है? देखो, इसमें क्या था कि प्रकाश इस तरफ चली गई थी अभिलंब से दूर, इसमें क्या हो रहा है? प्रकाश अभिलंब की तरफ मुड़ रही है। ठीक है, तो अगर अभिलंब की तरफ मुड़ रही है, अर्थात पहले विरल में माध्यम में प्रकाश चल रही थी और अब जिस माध्यम में प्रकाश चल रही है वो सघन माध्यम है। ठीक है, तो एक दूसरे के सापेक्ष ही देखें हम कि कौन सा माध्यम सघन है किस माध्यम के सापेक्ष, या कौन सा माध्यम विरल है किस माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, तो एक दूसरे के सापेक्ष हम देखते हैं, जैसे दो माध्यम है तो उसमें से कौन सघन कौन विरल होगा, या आप एक दूसरे के अपवर्तनांक को देख करके देखेंगे, पता लगाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक के बारे में आपको बताया था। अपवर्तनांक को मैंने जैसा कि अभी भी बताया कि म्यू से निरूपित करते हैं या फिर एन से निरूपित करते हैं। अगर सही मायने में बात करें तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं, एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है कि म्यू इक्वल्स टू क्या है? c/v। सिंपल सी परिभाषा इसकी, म्यू इक्वल्स टू c/v। हालांकि आप स्नेल का नियम जानते हैं, आपको पढ़ाया था। म्यू इक्वल्स टू c/v ये आपको बताता है कि किसी माध्यम में जब हम जा रहे हैं तो वहां पर प्रकाश की अगर चाल v है, ठीक है, जैसे कि हम पहले अब सी प्रकाश की चाल कहाँ होती है? वायु या निर्वात में। तो अगर मैं वायु या निर्वात ले लूं यहां पर, ठीक है, ऊपर की तरफ माध्यम है, ठीक है, और नीचे की तरफ अन्य कोई माध्यम है, मतलब वायु या निर्वात के अलावा कोई भी माध्यम है। ठीक है, इसको मैं μ1 बोल देता हूं। तो μ1 का मान कितना होगा? 1 होगा। वायु निर्वात के लिए अपवर्तनांक कितना होता है माध्यम का? 1 होता है। यहां पर μ2 जो दूसरा माध्यम उसको मैं मान लेता हूं ये म्यू है। ठीक है, मतलब म्यू कुछ भी हो सकता है, कोई अन्य माध्यम। ठीक है, कोई अन्य माध्यम। ठीक, मतलब वायु और निर्वात के अलावा कोई भी माध्यम, पानी हो जाए, कांच हो जाए, इस तरह का कोई भी माध्यम, कोई अन्य माध्यम। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब कोई अन्य माध्यम बोल रहे हैं तो यहां पर एक चीज, एक रिलेशन है कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है, क्योंकि सबसे कम जो अपवर्तनांक है वो इसी का है, वायु निर्वात का। ठीक है, यहां पर अपवर्तनांक ज्यादा है। ठीक है, अब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसके साथ क्या होगा ये समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि प्रकाश इस प्रकार से आ रही थी, जब प्रकाश आएगी इस माध्यम में चल रही तो प्रकाश की चाल क्या है? c। लेकिन जब इस माध्यम में प्रकाश एंटर करेगी, यहां पर अभिलंब डाल लेते हैं पहले, ये अभिलंब हो गया। अब प्रकाश अपने रास्ते पर तो बढ़ नहीं पाएगी, अपने रास्ते पर जा नहीं पाएगी, तो क्या करेगी? प्रकाश मुड़ेगी अपने रास्ते से और अपने रास्ते से मुड़ जाएगी, क्योंकि ये अन्य माध्यम जो है सघन है। तो प्रकाश इस प्रकार से अगर अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अपने रास्ते से विचलित होगी। देखो, प्रकाश का प्रारंभिक रास्ता ये था, इधर प्रकाश को जाना था, लेकिन ये इधर की तरफ मुड़ गई, अर्थात अभिलंब की तरफ मुड़ गई। तो आप देखेंगे कि यहां पर अगर मैं मान लूं कि प्रकाश की चाल जो है वो v है, तो दोनों माध्यम में अगर देखें तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अर्थात c जो है सबसे अधिकतम चाल हो सकती है प्रकाश की 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, v उससे कम है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि c जो है इज ग्रेटर देन है v के, c जो है v से ज्यादा है। क्लियर है ना? c इज ग्रेटर देन v के। तो ये जो हमने लिखा है ना, ये वास्तव में इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लिख सकते हैं, एक माध्यम, पहले माध्यम में प्रकाश चल रही थी, किस कौन से माध्यम में? पहले में, गई किस में? दूसरे में, तो इसको बराबर लिखेंगे c/v।
ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, जिस माध्यम में प्रकाश जा रही होती है उसका अपवर्तनांक जब लिखते हैं तो वो आगे की तरफ चिन्ह लाता है, और जिसमें पहले से चल रही है या जिसके सापेक्ष लिख रहे हैं वो पहले लिखते हैं, उसका नाम पहले आ जाता है। इसको और डिटेल में मैं अभी बताने वाला हूं आपको। अब जब ये लिखा जाता है तो इसका हम लिख सकते हैं दूसरे रूप में। इसको अगर मैं लिखूं तो इसको लिख सकता हूं बेटा म्यू, जो बाद में है, देखो हम लिखते हैं पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो जिसका अपवर्तनांक मैं बोल रहा हूं वो ऊपर आएगा और जिसके सापेक्ष लिख रहे हैं वो नीचे आएगा। ठीक है, तो μ2 बटा μ1 इसको लिख सकते हैं, और ये बराबर हो जाएगा c बटा v के। प्रश्न में देखो, चित्र में देखो, वहां पर μ1 की वैल्यू क्या लिखी है और μ2 की वैल्यू क्या लिखी है, लिख लीजिए। तो μ2 की वैल्यू μ है और μ1 की वैल्यू 1 है, बराबर है c बटा v के। तो यहां पर आप देखेंगे μ में 1 से भाग देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अर्थात μ बराबर आ जाएगा c बाई v के। सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं यही चीज है जो हमने निकाली। तो आप देखेंगे कि जो अपवर्तनांक है वो कहीं ना कहीं जो प्रकाश की किरण है या प्रकाश जो है उसकी चाल में परिवर्तन के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कि चाल में परिवर्तन क्या आ रहा है उसके रूप में भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा अपवर्तनांक के प्रकार को समझते हैं। तो अपवर्तनांक बेटा दो प्रकार के हैं, पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पर देख सकते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक, जिसको हम रिलेटिव या सापेक्ष अपवर्तनांक भी बोलते हैं, तो इन दोनों को समझते हैं कि क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं अगर, निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो इसको कहते हैं प्रकाश की निर्वात में चाल को अगर मैं c लिखूं और माध्यम में, किसी माध्यम में चाल अगर v ले लेता हूं, तो इनका अगर अनुपात लेते हैं तो यही क्या कहलाता है बेटा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। सिंपल सी बात है, जो अभी मैं करके दिखाया था। तो म्यू या n बराबर c बटा v, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखाया कि अपवर्तनांक को मैं म्यू से या फिर n से दिखा सकता हूं, तो म्यू बराबर c बाई v। सेम चीज वहां पर भी आप देख सकते हैं, वही चीज लिखा है। क्लियर है? तो आपने निरपेक्ष अपवर्तनांक तो पढ़ लिया है। अब दिए गए प्रकाश के लिए अगर सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है और इसलिए अपवर्तनांक अधिक होगा, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो रही है मतलब वहां पर अपवर्तनांक अधिक है उस माध्यम का, और जहां पर प्रकाश की चाल जो है, ठीक है, कह सकते हैं कि अधिक है, वो मतलब विरल माध्यम होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे यहां पर एग्जाम्पल के लिए लिया है, ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि कांच को अगर देखें तो कांच में प्रकाश की चाल कम होती है, पानी में ज्यादा होती है, अर्थात कांच का अपवर्तनांक जो है ज्यादा होगा और पानी का कम होगा एक दूसरे के सापेक्ष, क्योंकि जहां पर चाल कम है वो उसका अपवर्तनांक ज्यादा, और जहां पर चाल ज्यादा है, ठीक है, उसका अपवर्तनांक कम आएगा। क्लियर है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या कहते हैं, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष। ठीक है, दो माध्यम हो गए, जैसे ये पहला माध्यम है हमारे लिए और ये दूसरा माध्यम है, तो दो माध्यम में एक के सापेक्ष दूसरे में, जैसे प्रकाश आप देखेंगे पहले माध्यम से दूसरे में जा रही है और प्रकाश इस प्रकार से दिखाई गई है। पहला माध्यम ये है, दूसरा माध्यम है, पहले में प्रकाश की चाल v1 है, दूसरे में v2 है, यहाँ पर μ1 है अपवर्तनांक, यहाँ पर μ2 अपवर्तनांक है। अब यहाँ पर दिखाया गया कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो माध्यम एक के सापेक्ष, ठीक है, इसको आपेक्षिक या फिर सापेक्षिक भी बोलते हैं कई जगह पर, सापेक्ष या सापेक्षिक अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव। ठीक है, एक के सापेक्ष दूसरे के, तुलनात्मक एक तरह से। सापेक्षिक अपवर्तनांक या सापेक्ष अपवर्तनांक को 1μ2 के रूप में परिभाषित करते हैं, एज आई टोल्ड यू 1μ2। ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष, जैसे कि मैंने माध्यम 2 ले लिया था तो यहां पर मैंने डायरेक्ट ही बता दिया था, तो अगर एक दूसरे के सापेक्ष लेंगे तो 1μ2। अब इसमें जिसका बाद में नाम आता है वो ऊपर आएगा और जिसके सापेक्ष लिखते हैं वो नीचे आएगा। तो ये लिखा गया है दो का माध्यम एक के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होगा वो बटे के नीचे और जिसका लिखा जाएगा वो बटे के ऊपर आएगा। बहुत छोटा शब्द में अंतर है, ये याद रखिएगा। चिन्ह से भी आप देख सकते हैं, जो बाहर आगे रहेगा चिन्ह वो ऊपर रहेगा उसका अपवर्तनांक, और जिसका पहले है जिसके सापेक्ष लिखा जा रहा है वो बटे में आएगा। तो देख सकते हो μ1 नीचे आया है और μ2 ऊपर चला गया है। क्लियर है? और म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है c बाई वी। तो देखो म्यू बराबर c बाई वी है, इसको थोड़ा सा और समझेंगे। ये जो आगे लिखी चीज ना, ये थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको मैं और थोड़ा सरल करता हूं। तो ये जो v1 लिखा है, v1 का मतलब ये भी कोई, जैसे मैं मान लूं एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल समझिएगा, मैं मान लेता हूं ये पानी है और ये मान लेता हूं कांच है। ध्यान से सुनना। अब पानी और कांच एक दूसरे के सापेक्ष देखें तो पानी विरल है और कांच सघन है, लेकिन अगर इसके ऊपर मैं कहूं कि यहां पर वायु थी, वायु या निर्वात माध्यम है,
तो पानी में जब प्रकाश गई है तो उसकी चाल कम हुई होगी, क्योंकि वायु या निर्वात के सापेक्ष पानी सघन माध्यम है। ठीक है, सही बात है ना, पानी सघन माध्यम है ना। अच्छा, तो वायु या निर्वात में तो c थी ना प्रकाश की चाल, जो कि एकदम कांस्टेंट है। c क्या है, एक तरह का नियतांक है, कांस्टेंट है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जिसको हम लगभग लिखते हैं, वो एक कांस्टेंट है। प्रकाश की चाल जो है, परफेक्ट जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर हम बोलते हैं, और वो एक नियतांक है, एक नियतांक के रूप में, कांस्टेंट के रूप में हम उसको लेते हैं। तो इस माध्यम में जब प्रकाश आई है तो किसके सापेक्ष हम देख रहे हैं कि पहले तो इसकी स्पीड कितनी रही, c, प्रकाश की चाल कितनी होती है, c से कितनी हुई है, v1, तो इसीलिए c/v2 और c/v1 लिखा गया है। ठीक है, तो c/v2, क्योंकि μ2 को लिखेंगे तो c/v2 आएगा, और इसको लिखेंगे तो c/v1, c से c कट जाएगा, अब देखेंगे v1/v2 आएगा, μ2/v1 को। तो सिंपल सी बात है, ये एक दूसरे के सापेक्ष देख रहे हैं। इसको और मैं सरल करके अगर आपको समझाने का प्रयास करूं तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। जब हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए हम वायु को एक रेफरेंस लेते हैं बेटा, वायु या निर्वात। जब मैं वायु बोल रहा हूं तो वायु और निर्वात एक ही है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए मैं वायु को बेटा एक तरह से रेफरेंस लेता हूं, क्योंकि वायु का हमने मान रखा है कि म्यू एयर जो है, AIR एयर का कितना है, 1 है। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमें पता है, तो जैसे हमें पानी का लिखना है, ठीक है, पानी का अपवर्तनांक लिखना है। पानी का एक्चुअली अपवर्तनांक जब बोलते हैं तो ये पानी का अपवर्तनांक का मतलब है पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक, डायरेक्ट वायु के सापेक्ष, इसका मतलब। तो पानी का अपवर्तनांक लिख रहे हैं, अर्थात इसको हम लिखेंगे म्यू वाटर। ठीक है, म्यू ऑफ वाटर जब मैं लिखूंगा तो इसको लिखूंगा बेटा, कितना होता है, 4/3, 4/3 होता है क्या। लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था, एक टेबल दिखाई थी मैंने, टेबल मैंने शायद आज भी लगा रखी, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने आपको दिखाया था, मैंने कहा था कि ये पढ़ लेना आप, है ना। तो ये बेसिकली मैंने आपको इसीलिए दिया था कि इसको आप जानें। ठीक है, किस प्रकार से एक दूसरे के सापेक्ष लिखा गया, चाल में पैसे परिवर्तन देखा गया है, तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक को समझने के लिए ही यहाँ पर डाला था। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देखिएगा। तो पानी का अपवर्तनांक होता है बेटा 1.33। ठीक है, 1.33 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिखें या 3/2। अच्छा, 3/2 लिखेंगे तो क्या आएगा, या 4/3 लिखेंगे तो देखो सिंपल सी बात है, 1.33 आपको पता है। 1.33 को अगर मैं सही बटे में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, चलो 4/3 को देखें, 4/3 को देख लेते हैं तो कितना आएगा, 3 कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, सही तो है ना। तो 4/3 होता है। ठीक, पानी का अपवर्तनांक क्या बेटा, 4/3। किसके सापेक्ष बोलेंगे, तो देखो सापेक्ष तो बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन जब हम वायु के सिर्फ सापेक्ष लिखते हैं तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, उसको परफेक्ट उसी अपवर्तनांक बोलते हैं, अर्थात ये लिखा गया है। अच्छा, एयर को इस तरह, इसको इस प्रकार लिखूंगा, एयर को क्योंकि ए से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही थी, ए लिखूंगा बराबर 1 लिखूंगा, मतलब एयर के सापेक्ष, एयर है। ठीक है, और वाटर लिख रहे हैं तो इसको हम वायु के सापेक्ष लिखेंगे, इसको सही मायने में लिखा जाएगा एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, जो कि बराबर है 4/3, और बराबर इसको लिख सकते हैं 1.33। इसका ना तो कोई मात्रक होता है, ठीक है, ना तो कोई विमा होती है। ठीक है, इसी प्रकार का अगर मैं कांच का लिखूं, कांच का अपवर्तनांक, इसको हम कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। ये परफेक्ट वैल्यू है कांच के लिए, ठीक है, कांच माध्यम के लिए या फिर पानी माध्यम के लिए। ठीक है, इसका मान कितना है, तो जब हम कांच लिख रहे हैं मतलब ग्लास, GLASS, ग्लास का लिखते हैं तो ये आता है बेटा 3/2, ये आता है बेटा 3/2 के, 3/2 मतलब 1.5। अच्छा, या इसको हम लिख सकते हैं किसके सापेक्ष ये लिखा गया है, 3/2 ये लिखा गया एयर के सापेक्ष। तो एयर के सापेक्ष, इसको मैं और भी परिभाषित करूंगा, एयर के सापेक्ष ग्लास का, तो G लिख रहा हूं, ठीक है, ग्लास का कितना बेटा 3/2, जिसको आप लिख सकते हैं 1.5 के। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी है, जैसे वायु या निर्वात का आपको याद होना चाहिए, आपको पानी का याद होना चाहिए, आपको कांच का याद होना चाहिए। अच्छा, इसको भी हम सापेक्ष अपवर्तनांक की तरह परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, देखिए थोड़ा सा समझिएगा, यहीं पर तो वो बात है जो आपको समझनी है। तो देखिए, ये हमने लिखा है A μW,
एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक मैंने लिखा, कितना लिखा बेटा, 3/2। इसका सही में मायने मतलब क्या है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब है कि जिसका लिखते हैं उसका ऊपर आना चाहिए और जिसके सापेक्ष लिखते हैं उसका नीचे। अगर मैं इसको देखूं तो ये अगर 3/2। अब देखो एयर ऑफ म्यू ऑफ वाटर हम देखें तो म्यू ऑफ वाटर डिवाइड बाय म्यू ऑफ एयर की वैल्यू कितनी है, म्यू ऑफ एयर की ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 1। तो ये जो 1 इसको हमने माना है ऐसे, ठीक है। ये एक हमारे पास रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंस जिसके सापेक्ष हम अलग अलग माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं कहूं कि चलो मैं मान लेता हूं कि कक्षा 9वीं के बच्चों का हमें ऊंचाई मापना था और मेरे पास कोई इंची टेप कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो एक बच्चा मैंने लिया जो क्लास में ना तो बहुत बड़ा था ना तो छोटा था, एक एवरेज साइज का, उसको मैंने उठाया, उसके मुझे लंबाई नहीं पता है, मैंने उठाया और उसको एक तरफ खड़ा कर दिया, बाकी सभी बच्चों को बुलाया और उसके पास खड़ा किया। तो एक बच्चा हो सकता है, मान लो 10 बच्चे उससे छोटे हों, मान लो 10 बच्चे उससे बड़े हों, मान लो 2 बच्चे उसके बराबर हों। तो ये एक रेफरेंस मैंने सेट कर दिया कि जो बच्चे इससे बड़े हैं, जो बच्चे इससे छोटे हैं और जो बच्चे इसके बराबर हैं, ऐसा। तो वही इसको हमने रेफरेंस ले लिया, इसके सापेक्ष ये सघन माध्यम है, तो कितना सघन है वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास, म्यू ऑफ W डिवाइड बाई 1 बराबर आ गया 3/2। तो सिंपल सी बात है, म्यू ऑफ W आ गया हमारे पास, क्योंकि 1 से भाग देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3/2। तो ये इसीलिए हमने एयर के सापेक्ष लिया है और निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने साफ साफ निकाल लिया है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम बोल सकते हैं, सही शब्दों में अगर कहें तो वायु या निर्वात के सापेक्ष हम जिन भी माध्यमों का अपवर्तनांक लिखते हैं वो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का, अगर मैं वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक लिख रहा हूं तो वो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी। ओके, चलिए अब सापेक्ष अपवर्तनांक तो आपने समझा ही, सापेक्ष अपवर्तनांक एक तो आपको किताबी भाषा दिखा दी किस प्रकार से किताब में होता है, थोड़ा सा मेरी भी भाषा समझ लीजिए किताबों से हट के, है ना। तो किताब में जो चित्र अभी आपने दिखा, अभी मतलब जो आपको अभी बुक वाला एक चित्र दिखाया था ना, PDF वाला, ये वाला मैं बोल रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे ही चित्र की बात मैं कर रहा हूँ फिर से। तो ये एक माध्यम है, इसमें लेट्स से कि कोई प्रकाश इस प्रकार से आती है और वो अभिलंब से जो है ठीक है, ये अभिलंब से मान लो पास में आ जाती है, दूर चली जाती है, जैसा भी आपको बनाना है, मान लो पास में आ जाती है, जैसे बुक उसमें बना है वैसे ही बना लेते हैं। इसको बोला गया है कि ये μ1 है, इसको बोल लेते हैं ये μ2 है, इसमें मैं मान लेता हूँ v1 है, इसमें मान लेता हूँ v2 है। तो जब मैं v1 और v2 लिखा या मैं μ1 और μ2 लिखा, ठीक है, तो पहले माध्यम क्या अपवर्तनांक एक्चुअली मैंने लिखा है μ1 को हम सही मायने में बोले तो सही मायने में ये है μ1 एयर के सापेक्ष 1 और ये है, इसको मैं लिखूंगा, ये निरपेक्ष माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं यहां पर एयर के सापेक्ष μ2, तो वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या है, μ1 हमने उसको मान रखा है, वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या है, उसका हमने μ2 मान लिया। अब और जब चाल लिख रहे हैं तो ये v1 जो लिखा है ये हमने c के सापेक्ष, क्योंकि हम चाल जानते हैं प्रकाश की चाल c होती है, लेकिन इस माध्यम में प्रकाश की चाल मैंने मान लिया c के सापेक्ष v1 हो गई है और ये c के सापेक्ष v2 मतलब कम हो गई, इतना घट गई, ठीक है। तो चाल इतना परिवर्तित हुई है, या इतना परिवर्तित नहीं बल्कि हम बोलेंगे कि चाल इतनी बची है, ठीक है, v1 है और v2 है। तो जब इसको लिखेंगे, अभी मैं इसको एग्जाम्पल भी ले लूंगा, तो एक के सापेक्ष दूसरे का, जैसे मैं लिखूं μ1 के सापेक्ष μ2 का अपवर्तनांक। अगर मैं μ1 के सापेक्ष μ2 का अपवर्तनांक लिखूंगा तो ये लिखूंगा, जिसके सापेक्ष लिखूंगा उसका नाम पहले आएगा, और जिसका, देखो μ2 का लिखा है ना, तो μ2 का जिसका आता है वो आगे लिखा जाता है और बराबर आ जाएगा, क्या लिखा जाएगा बेटा, अनुपात लेंगे ना, किसका अनुपात, चाल का, कैसे लिखेंगे,
तो इसको हम लिखेंगे बेटा, देखो जिसका लिखा गया है वो ऊपर μ2 बटा μ1। अब चूंकि आप जानते हैं μ1 बराबर है c बटा v1 तथा μ2 बराबर है c बटा v2, इसलिए आप देखेंगे कि जब मैं लिखूंगा 1μ2 तो ये बराबर हो जाएगा μ2 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, c बटे है v2 के, और बटे में आ जाएगा c बटे v1 के। तो आप देखेंगे हो जाएगा v1 बटे v2 इंटू c बटे c, तो बराबर आ जाएगा v1 बटे v2 के। तो आप देखेंगे कि अपवर्तनांक जो आपने देखा वो क्या देखा कि अपवर्तनांक और उसमें माध्यम में जो उस माध्यम में चाल जो है वो एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, और ये इस तरह से है कि μ2 बाई μ1 आपने देखा कि बराबर है v1 बटा v2 के, ठीक है। या आप बोल सकते हैं अगर मैं तिर्यक गुणा करूं तो ये आ जाएगा μ2 v2 बराबर हो जाएगा μ1 v1 के। इससे एक चीज समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है बेटा, कि जो माध्यम का अपवर्तनांक है और जो माध्यम में चाल है उनका अगर गुणनफल देखें तो वो नियत होता है। तो एक तरह से देखें तो ये नियत है या नियतांक है, ठीक है। माध्यम में प्रकाश की चाल और माध्यम का अपवर्तनांक का गुणनफल हमेशा नियतांक होता है। μ2 v2 बराबर μ1 v1। अगर μ3 v3 भी होता तो उस तरह से वो भी गुणनफल बराबर होते, सारे बराबर आएंगे, ठीक है। तो माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो गुणनफल है वो हमेशा नियत होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है, ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक से चीज है, हालांकि इक्वेशन के रूप में, लेकिन इनका मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपको यहां तक क्लियरली समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। अब इसी प्रकार से जैसे मैंने पहला लिखा है कि μ1 के सापेक्ष μ2 का अपवर्तनांक, अगर मुझे लिखना हो μ2 के सापेक्ष μ1 का अपवर्तनांक, ठीक है, एक्चुअली ये गलत लिखा मैंने, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक होना चाहिए, μ1 का और μ2 का नहीं होना चाहिए। शब्दों में थोड़ा हेर फेर करना पड़ेगा, गलत लिख दिया मैंने। मुझे लिखना चाहिए था पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष और दूसरे माध्यम का फिर पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है। तो दूसरे माध्यम का ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष, क्योंकि μ1 μ2 तो अपवर्तनांक ही है तो उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको शॉर्टकट में मैं लिख सकता था 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक या माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, और तो यही चीज है। बाकी तो सब सही लिखा है, मतलब हेडिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी थी। और ये जैसे लिखा है तो अब लिख रहे हैं हम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, ठीक है। तो 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक लिखेंगे, ओके। 1 के सापेक्ष 2 का तो हमने लिख लिया, अब 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक अर्थात हम लिखेंगे पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक, ओके। तो जब हम लिखेंगे यहां पर तो पहले का लिखा है मैंने दूसरे के सापेक्ष, ठीक है। तो जब इसको लिखेंगे तो पहले का दूसरे के सापेक्ष, जिसे के सापेक्ष लिखते हैं वो पहला लिखा जाता है और जिसे का लिख रहे हैं वो बाद में, तो ये आता है इस प्रकार से, और ये हो जाएगा μ1 बटे μ2। और μ1 बटे μ2 आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यही चीज फिर से μ1 और μ2 का मान रखेंगे तो ये आप इस बार आपको मिलेगा ये v2 बटे v1। क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा आपको v2 बटे v1 के, ठीक है। देख लीजिए, क्योंकि v1 बटा v2 मिला था, μ2 बटा μ1, तो ये v1 बटा v2 है, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इसके उल्टा ही प्राप्त हो रहा है आपको। अब ऐसा करते हैं, इसको हम समीकरण कुछ बोल लेते हैं, ये क्योंकि हमारा है 2μ1 बराबर, ठीक है, सॉरी 1μ2 बराबर
1 म्यू टू बराबर, ओके 1 म्यू टू बराबर 1 म्यू टू बराबर ये है ना, तो 1 म्यू टू बराबर V1 बटा V2 है। इसको समीकरण 1 बोल लेते हैं और इसको समीकरण में बोल लेता हूँ बेटा 2। एक चीज समझिएगा, ठीक है, इसमें देखो जब दूसरे के सापेक्ष किया तो पलट गई चीजें, V2 ऊपर हो गया V1 नीचे, वहां पर V1 ऊपर है V2 नीचे। तो अगर मैं समीकरण 1 और 2 से देखूं, समीकरण 1 एवं 2 से एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि ये एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात हम लिख सकते हैं 1 म्यू टू जो है वो बराबर है 1 बटा 2 म्यू 1 के। देख लीजिए सही बात है कि नहीं। समीकरण 1 और 2 से अगर आप तुलना करेंगे तो 1 म्यू टू बराबर है 1 बटा 2 म्यू 1। अगर आपको चेक करना है तो 1 म्यू टू का मान कितना बेटा, 1 म्यू टू का मान है V1 बटा V2 बराबर, अब ये है 1 बटा 2 म्यू 1 का मान कितना बेटा, 2 म्यू 1 का मान V2 बटा V1। तो V2 बटा V1 करेंगे तो V1 ऊपर चला जाएगा और V2 नीचे बचेगा। तो आप देख सकते हैं V1 बटा V2 बराबर V1 बटा V2 आएगा, अर्थात ये रिलेशन है। या आप इसको ऐसा लिख सकते थे 2 म्यू 1 बराबर आप लिख सकते हो 1 बटा 1 म्यू 2, ठीक है। या आप इसको और लिख सकते हो, एक और तरीका है कि इन दोनों का अगर मैं गुणन लिखूं 1 म्यू 2 अगर गुणे कर दूं 2 म्यू 1 के तो बराबर कितना आएगा 1 के। देख लीजिए बहुत ही बेसिक सी चीज लिखी है मैंने, और ये कक्षा 10वीं के भी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगी। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी तोप वाली चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको सीखना है, ठीक। चलिए अब एक ये जो आपको दिखाया था मैंने निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल वगैरह, ये अब बेसिक सा है, इसको आप देख सकते हैं। ये आपको पढ़ने के लिए ही था कि इसको आप देखें और इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें लिखी है, जल में प्रकाश की चाल घट जाती है, क्योंकि अपवर्तनांक आपको बता दिया गया कैसे निकालेंगे इसको। जैसे जल में प्रकाश की चाल निकालना है तो आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल कैसे निकालेंगे अपवर्तनांक के रूप में। तो मैं अगर पहला माध्यम बोल रहा हूँ कि वायु है, मतलब एयर के सापेक्ष किस में देखना है, वाटर में प्रकाश की चाल देखना है, तो आप लिखेंगे एयर के सापेक्ष वाटर में, तो इसको आप लिखेंगे बेटा एयर के सापेक्ष वाटर में लिखेंगे तो C बाई V आएगा, और V निकालना है C बाई V आएगा। V मान लेते हैं प्रकाश की चाल, ठीक है, जल में, और ये प्रकाश की चाल एयर में। तो इसको लिखेंगे तो ये आएगा म्यू ऑफ वाटर डिवाइड बाई म्यू ऑफ एयर बराबर हो जाएगा C बाई V के। म्यू ऑफ वाटर का मान हमने आपको कुछ देर पहले बताया था, कितना होता है बेटा 4/3 1.33। तो ये 4 डिवाइड बाई 3 बटे हो जाएगा, इसका मान कितना होता है 1। म्यू ऑफ एयर का मान मतलब वायु या निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, बराबर हो जाएगा C बाई V। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया है C बाई V बराबर आ गया हमारे पास 4/3 के। तो V बराबर हमें निकालना है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो V बराबर निकालना है, तो V बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 3/4 गुणे C के, है ना। V उधर लेंगे तो ये पलट के इधर आ जाएगा। अब C का मान आपको पता है, C का मान आपको पता है क्या बेटा, कि हो जाएगा 3/4 गुणे C की जगह आ जाएगा 3 गुणे ये लिखा है ना 10 की घाते 8। 10 की घाते 8 लिखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि V बराबर 3 त्रिकाई 9/4 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड में है। या आप V बराबर देखेंगे तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8 दशमलव 1 बचा है, तो फिर से 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड। तो 2.25 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, 2.25 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, दिस इज द आंसर। इस प्रकार से आपको निकालना है। इसी प्रकार से आप कांच के लिए निकालेंगे तो कांच के लिए निकालेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर बस 3/2 लिख देंगे, तो 3/2 लिखेंगे अगर आप 3/2 तो 3 त्रिकाई 9/2, बस 2 से भाग देना है आपको। 2 से भाग देंगे तो आपको और कम प्रकाश की चाल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। क्लियर है, 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये, एक मिनट मुझे देख लीजिए, 3 दूनी 6, 6/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, है ना। हाँ, तो 2 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, आप निकालिएगा, चेक करिएगा, ठीक। चलिए, ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश
या अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रकाश के अपवर्तनांक को प्रभावित करती हैं। तो निम्नलिखित कारक है, 3 कारक है, तीनों को पढ़ लेना है आपको। पहला है कि माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर, मतलब एक विरल माध्यम और सघन माध्यम है, तो दोनों जोड़े हैं, 2 माध्यम है तो एक दूसरे के सापेक्ष। तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है, जबकि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम होता है। तो ये सिंपल सी बात है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का बढ़ेगा। अगर ऊपर विरल है नीचे सघन, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है अर्थात माध्यम बढ़ रहा है, तो 1 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि न्यूनतम अपवर्तनांक क्या हो सकता है, 1 है, और 1 किसका है, वायु निर्वात का। तो भाई अगर विरल से हम पानी में भी जा रहे हैं तो 1 से ज़्यादा ही जा रहे हैं, क्योंकि 1.33 हो रहा है, या हम पानी से कांच में भी जा रहे हैं तब भी 1.55 हो रहा है, 1.50 हो रहा है, ठीक है, तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। अच्छा, माध्यम की प्रकृति पर क्या कह रहा है कि अधिक घनत्व वाले माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, अधिक घनत्व वाले माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, अर्थात हीरे के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जो कि होता है 2.42। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपके। माध्यम के तापमान के साथ रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती होता है, तापमान बढ़ेगा तो माध्यम का अपवर्तनांक घटता है, ठीक है। तो म्यू और टेम्परेचर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात टेम्परेचर जहाँ का ज़्यादा होगा वहाँ का अपवर्तनांक कम होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, अपवर्तनांक वहाँ का कम हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन है जिसको आपको याद रखना है कि ये इसके लिए, ठीक है। तीसरे के लिए माध्यम का ताप बढ़ने पर उसका अपवर्तनांक घटता है, सिंपल सी बात है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक कम होगा। क्लियर? तो ये तो हो गया अपवर्तनांक के बारे में बातें। अब हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल बोल लीजिए या छोटा सा विजुअलाइजेशन बोल लीजिए, और यहाँ पर इस टॉपिक को कक्षा 10वीं में इस प्रकार से बोला जाता है। यहाँ पर आपको कक्षा 12वीं में जब आप पहुँचते हैं तो इसमें आपको पार्श्व परिवर्तन पढ़ना होता है, कक्षा 10वीं में नहीं पढ़ना होता है, पार्श्व विस्थापन पढ़ना होता है, या पार्श्विक विस्थापन जिसको हम बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या है ये हम जानेंगे, इसको हम D से निरूपित करते हैं, आप X से भी कर सकते हैं, D से भी करते हैं, जैसे आपको मन करे। तो लेट्स से कि जैसे कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। ये कांच है, क्या है बेटा, ये कांच है, कांच का आयताकार गुटका है। कांच के आयताकार गुटके की मैं मान लेता हूं कि चौड़ाई जो है यहां से यहां तक, वो मैं मान लेता हूं ये कितनी है बेटा, T है, मतलब मोटाई कितनी मान लेता हूं, T है, ओके। ये आप मान सकते हैं, ये है बेटा कांच का आयताकार गुटका। इतना ही लिख दे रहे हैं, सही है, कांच बस लिख दो इसमें, सही है। आप समझ जाएंगे कि कांच के बारे में ही लिख रहे हैं, और ये कांच है, हो गया। अब इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है। ये कांच है माध्यम। मान लीजिए कि इसमें प्रकाश कहीं से आती है, तो प्रकाश किस प्रकार से निकलेगी बाहर वो देखते हैं। तो लेट्स से कि ये प्रकाश आई यहाँ पर, ये प्रकाश के आने के रास्ते हैं, आने का रास्ता है। प्रकाश इस प्रकार से इस माध्यम में, ये मैं वायु माध्यम मान के चल रहा हूँ कि ये वायु या निर्वात है। वायु या निर्वात में ही ये कांच का गुटका रखा गया है, ठीक है। अर्थात इसके लिए μ1 का मान मैं मान लेता हूँ 1 है, ठीक है, और ये μ2 है हमारे लिए, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक μ है और μ2 है दूसरा माध्यम है जिसमें प्रकाश एंटर कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पर मुझे क्या करना होगा बेटा, इस पॉइंट पर मैं अभिलंब डालता हूँ, अभिलंब डालूंगा, इस प्रकार से अभिलंब हो गया। इस पॉइंट पर मैंने अभिलंब डाल दिया, तो आप देखेंगे जैसे ही अभिलंब डाला यहाँ पर एक कोण दिखाई देगा आपको, कोण I, इसको I1 बोल रहा हूं क्योंकि पहली सतह है, ये फर्स्ट सतह है, I1 बोल रहा हूं। अब प्रकाश को जाना किधर था, इधर देखिए, प्रकाश को इस रास्ते जाना था। अगर ये कांच ना होता तो प्रकाश ऐसे ही चलता रहता, कौन से माध्यम में, वायु निर्वात माध्यम में, क्योंकि माध्यम परिवर्तित ना होता तो प्रकाश सीधा ही चलता रहता। कैसे जाता प्रकाश बेटा, प्रकाश ऐसे चला जाता। प्रकाश का पहला रास्ता कौन सा, प्रारंभिक रास्ता। तो ये प्रकाश का प्रारंभिक पथ है, ये कौन सा पथ है बेटा, प्रारंभिक। ये वाला प्रकाश का प्रारंभिक पथ है जिस पर प्रकाश चल रहा है, ठीक है, या चल रहा था। लेकिन अब प्रकाश जब दूसरे माध्यम में आया तो हम मान के चल रहे हैं कि जो दूसरा माध्यम वो क्या होगा, सघन होगा, क्योंकि वायु निर्वात से कांच में आएगा तो सघन माध्यम है। तो μ2 इक्वल्स टू, अगर देखें तो ये कितना है बेटा, 3/2 है, ठीक है, 3/2 मतलब कांच में।
अब इसमें देखेंगे तो मान लेते हैं कि प्रकाश अभिलंब की तरफ झुक गया है। देखो तो प्रकाश अभिलंब की तरफ झुक गया, अर्थात ये जो कोण बनेगा इसको मैं मान लेता हूं ये R1 कोण है पहले, क्योंकि पहले पॉइंट पे हो रहा है, 2 बार होगा ना ये पहले पॉइंट पर। अब प्रकाश देखोगे तो अंदर अंदर कांच के इस प्रकार से ऐसे चल रहा है, कांच के अंदर इस दिशा में ऐसे जा रहा है, यहां पहुंचा। अब यहां पर कांच खत्म हो चुका है, टी मोटाई में कांच में प्रकाश चल चुका, खत्म हो गया प्रकाश का, ये कांच का माध्यम खत्म हो गया, कांच माध्यम खत्म। अब प्रकाश बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब देखो प्रकाश यहां पर विरल से सघन में आया था, अब प्रकाश सघन में है, अब सघन से विरल में निकलेगा। तो अभी क्या हुआ, अभिलंब की तरफ झुका, अब क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। तो अभिलंब खींचे, पहले अभिलंब खींच लेते हैं, ये अभिलंब हो गया। अब प्रकाश जा किधर रहा था, पहले ये तो देख लो। तो प्रकाश जा रहा था इस रास्ते, सही है, प्रकाश इसी रास्ते पे जाना कोशिश कर रहा है ना, बिल्कुल। लेकिन प्रकाश इस रास्ते पे नहीं आएगा, प्रकाश इससे दूर हटेगा। क्यों, क्योंकि अब सघन से विरल में, प्रकाश विरल से सघन, देखो ये विरल था, ये माध्यम था विरल, तो प्रकाश विरल से आया किसमें, सघन में, ठीक है। अब प्रकाश कहां है, सघन में है, और प्रकाश जाने की कोशिश किस में करेगा, विरल में। समझ में आ रही बात। तो सघन से विरल, सघन से विरल, सॉरी विरल से सघन, अब सघन से फिर से विरल में जाएगी। तो सघन से विरल में जब जाएगा प्रकाश, तो प्रकाश अपने रास्ते से और हटेगा, और प्रकाश ये है, ये फाइनल रास्ता है। तो अंत में जब प्रकाश निकला तो ये है, ठीक है। प्रकाश का अंतिम रास्ता आप देखेंगे तो ये है, ठीक है। ये प्रारंभिक पथ था जहां पर आ रहा था, और जब निकला तो इस रास्ते से निकला। तो आप देख सकते हैं इस रास्ते से जा रहा था और इस रास्ते, तो ये जो परिवर्तन, अच्छा यहाँ पर कोण भी आप बना सकते हैं। ये पहले, ये दूसरे सतह पर, ये पहली सतह पर आपतन कोण था, ये दूसरे सतह पे आपतन कोण है, तो इसको हम I2 बोलते हैं, और इसको हम बोलेंगे R2, ठीक, ऐसा बोल देते हैं। अच्छा, यहां पर ये तो चीजें हो गई, हमें जो निकालना है वो है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन बेटा यहां पर ये है, इसको हम बोलते हैं D। पार्श्विक विस्थापन D है। D क्या है कि प्रकाश अपने जगह से, जहां से जाना था उस रास्ते से अंतिम रास्ते पर जब निकली, तो उन रास्तों के बीच में अंतर कितना है, वही पार्श्विक विस्थापन है। समझे, यही पार्श्विक विस्थापन है। तो इस पार्श्विक विस्थापन को आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है। पार्श्विक विस्थापन को आपको प्रूफ करना होता है। अगर आप देखेंगे तो पार्श्विक विस्थापन यही है। अगर मैं इसको यहां से यहां तक मिला दूं, कोई अलग कलर ले लेते हैं, ये इस पॉइंट को ऐसे करें और ये यहां तक, इसका नाम ले लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ओके। इस पॉइंट को भी मैं नीचे तक बढ़ा लेता हूं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नीचे तक बढ़ा लिया, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं ये B है, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं C है, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं D है। तो आप देखेंगे CD जो है वो D के बराबर है, ये छोटे वाले D के बराबर, तो ये पार्श्विक विस्थापन D के बराबर है। ये कोण कौन सा होगा, ये वाला कोण है। अगर मैं इस कोण की बात करूं तो कौन सा होगा, ये कोण I है, या I1 कोण बोल लो, ये I1 कोण है, ठीक है। इसमें से अगर मैं देखूं तो ये पूरा कोण I1 है, इसमें से R1 कोण निकल गया, मतलब कितना हो गया, ये I1 माइनस R1 कोण है, ठीक है। तो अगर मुझे ये लिखना है, D का मान निकालना है, सिंपल सी बात है। D का मान निकालेंगे कैसे, तो आपको सिंपल सा कक्षा 10वीं की गणित लगानी है, D का मान आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा, मुझे निकालना है पार्श्विक विस्थापन कितना हुआ है, D का मान निकालना है। तो एक त्रिभुज दिख रहा होगा ADC, दिख रहा है। त्रिभुज ADC में अगर मैं बात करूं, त्रिभुज ADC में आप देखो कुछ नाम दे सकते हो, ABC यहां दे सकते थे, यहां पर D दे दे नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज ADC में अगर मुझे लिखना है साइन थीटा, अगर मैं लिखूं, लेट्स से कि मैं लिखना चाहता हूं साइन I1 माइनस R1। क्यों I1 माइनस R1 लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा देखना है कि मुझे ये D मिल जाए। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार, और ये भुजा क्या है, लाल वाली क्या है, कर्ण। मतलब AD क्या है, कर्ण, CD क्या है, लंब, और AC क्या है, आधार, ठीक है। तो ये है कर्ण, अरे है कि नहीं जी, एक्चुअली मुझे ये इधर नहीं डालना चाहिए था, थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा, आपको लंब नहीं दिखेगा। मैं इसको थोड़ा परिवर्तित करता हूँ। देखो कोण तो सही बना है यहाँ पर,
ये कोण तो I1 जो है वो ठीक है। मुझे एक्चुअली ये नहीं लेना है, इसके समांतर लेना है। तो समांतर लेंगे तो ये अब लंब इधर डालेंगे, ठीक है। लंब दिखना चाहिए आपको 90 डिग्री, ओके। लंब दिखना चाहिए आपको, तो लंब ये दिखेगा बेटा आपको, ये। तो मैंने नाम दिया था AB और इसको C और इसको D, ठीक है। जैसे भी नाम देना है आपको, C और इसको नाम देते हैं D। तो ABCD में अगर देखेंगे तो ये वाली कोण जो है 90 डिग्री का है बेटा आपका, 90 डिग्री है। तो इसी में बात कर रहे हैं, ये देखो। तो क्योंकि अब ये जो है ना ये D है, ठीक है। ये D देखो, ये D इतनी चौड़ाई D है, ये देखो इतनी चौड़ाई D है, ये समांतर, क्योंकि तो समांतर है तो D मिल जाएगा हमें, ओके। तो अब आप देखेंगे तो साइन I1 माइनस R1 बराबर आप लिखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बेटा, लंब है CD, कर्ण कितना है बेटा, कर्ण है AD। मान लिखिए CD का मान आपको पता है कितना है D, बटे AD का मान आपको नहीं पता है, पता है क्या, नहीं। तो अब D बराबर अगर आप निकालेंगे तो D बराबर आ जाएगा साइन या AD साइन, इसको गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा AD और ये हो जाएगा साइन I1 माइनस R1, ठीक। इसको समीकरण 1 बोल लेते हैं, छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है ना ABD में, त्रिभुज ABD में ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ABD में क्या लिखूंगा मैं, मुझे बेटा AD का मान निकालना है। AD क्या है, कर्ण, और हमें पता क्या है, BD भुजा के बारे में नहीं पता है हमें, B से D के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे AB के बारे में पता है, ठीक है। AB क्या है बेटा, AB है T के बराबर, मोटाई है कांच की। अरे AB क्या है, कांच की मोटाई है। तो मैं कोई ऐसा कोण लूं कि ये भुजा और ये भुजा दोनों आ जाए। अच्छा, तो ये कोण के सामने वाली भुजा तो लंब हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आधार, अर्थात मैं cos थीटा लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं cos थीटा लिखूं, मतलब cos कौन सा थीटा, R1, तो बराबर कितना आएगा बेटा, cos थीटा बराबर आ जाएगा AB। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कर्ण कितना बेटा, AD। तो AB का मान कितना है, T। अरे देख लो ना, AB बराबर कितना है, T मोटाई है ना, बिल्कुल। तो A बराबर T बटा कितना हो जाएगा, AD। और मुझे निकालना क्या था, AD का मान। तो AD बराबर निकाल लो, AD बराबर कितना आ जाएगा, AD बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा T बटे cos R1। सही है क्या, सही है, T बटे cos R1, क्लियर है। वैसे भी आपको दूसरे सतह के कोण से कुछ लेना देना है नहीं, I2 और R2 से लेना देना है नहीं, इसको 2 बोल लीजिए। तो इनसे लेना देना है नहीं, आपको सिर्फ इससे लेना देना, तो इसको I और R ही लिखा जाता है एक्चुअली, ठीक है। कोण I और कोण R ही ले लेते हैं, I1 R1 नहीं लिखे। तो वो हमने आपको इसलिए किया ताकि आप देख पाए कि दो सतह हैं और दोनों सतह पर घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। इसलिए मैंने 1 और 2 नाम दे दिया, अदरवाइज ठीक है। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर आ जाएगा समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 और 2 से अगर देखेंगे तो D बराबर आपको मिलेगा, AD की जगह पे मैं लिख दूंगा ये, तो ये आ जाएगा T बटा cos R1 और गुणे में मिलेगा बेटा साइन I1 माइनस R1। यदि मैं यहाँ पर जैसे किताब में आपके लिखा है, यदि मैं ऐसा मान लूँ कि R1 बराबर R तथा I1 बराबर I में मान लूँ, तो आप फाइनली देखेंगे आपके बुक में मैच करेगा जो, वो आ जाएगा T बटे cos R और ये हो जाएगा साइन I माइनस R के। इस चित्र के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला करेक्ट है, करेक्ट दोनों है, ठीक है। बस मैंने कोण को जनरलाइज कर दिया है थोड़ा ऐसा कि कोण बस आपको, क्योंकि पहले सतह पे ही जितना हटना होता है प्रकाश को, जितना विचलित होना होता है हो जाता है, ठीक है। पहले ही सतह पर विचलन का पता लग जाता है कितना हो रहा है, ठीक है। तो पहले ही सतह पर वो डिसाइड हो जाता है। दूसरा सतह का कोण तो आए ही नहीं काम में, पहली सतह से हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से मान लिया और ये आपका पार्श्विक विस्थापन निकल के आ गया कि पार्श्विक विस्थापन कितना हो रहा है, प्रकाश जब निकल रहा है फाइनली तो कितना विस्थापन देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, क्लियर है ना बेटा। तो इस प्रकार छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको जो सीखनी है।
और कई जगह कई क्रांतिक कोण हमें पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। जैसे ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जैसे पानी के सापेक्ष आपको कांच का अपवर्तनांक लिखना है तो क्या लिखेंगे, म्यू जी बटे आप लिखेंगे म्यू डब्लू। अब जी किसके सापेक्ष लिखा है, एक्चुअली ये ए लिखा है, ए के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। अब देखो तो एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है बेटा, 3/2। अरे होता है ना 3/2, बटा ये कितना होता है, ये होता है 4/3। ठीक है, तो आप देखेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और बटा 4 दूनी 8 आ जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, अगर मैं वाटर का लिखूं कांच के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष लिखूं तो सिंपल सी बात, वाटर किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष कितना होता है, जिसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे, डिवाइड बाई में हो जाएगा ग्लास का एयर के सापेक्ष, बराबर आप देखेंगे तो सिंपल सी बात आपको देखने को मिलेगी, ये आ जाएगा 4/3 डिवाइड बाई हो जाएगा 3/2। और अब आप देखेंगे तो आ जाएगा ये 8/9 आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा अपवर्तनांक एक दूसरे के सापेक्ष निकाला कैसे जाता है और उसका मतलब क्या है। ओके, तो इस लेक्चर में हम यही तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे क्रांतिक कोण के बारे में, पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा रेगिस्तान की मारीचिका क्या है, मैं आपको बताऊंगा हीरा क्यों चमकता है, मैं आपको बताऊंगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जुड़े रहें यूपी बोर्ड हैप क्लासेस के साथ। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही वो समय है, सबसे बेस्ट समय, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लगा करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड में। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।